Hello and Namaskar. This is Rishabh Singh and you're watching Shri Ram Science UPSC Prep. We are running a very important series called World History, जहां पर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को चैप्टर वाइज समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले जो लेक्चर था इसमें हमने इंट्रोडक्शन किया, ओवरव्यू लिया कि किस तरीके से जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसको हम कवर करेंगे, सिलेबस क्या है, ट्रेंड्स क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया एंड किस तरीके से सीरीज चलने वाली है उस पर जो है हमने डिस्कशन किया है। तो जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू और ट्रेंड्स के बारे में वो वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि आज जो है हम टॉपिक वाइज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में, आज के सेशन में हम फ्यूडलिज्म और चर्च के रोल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो आपका सिलेबस है वर्ल्ड हिस्ट्री में वो स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि जो इवेंट्स हैं 18th सेंचुरी से जो इवेंट स्टार्ट हुए हैं उसको हमें जो है समझना है। लेकिन जो 18th सेंचुरी में इवेंट्स हुए, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन, जैसे नेशनलिज्म इन यूरोप, इनके रीजंस आपको समझने के लिए आपको देखना होगा कि 18th सेंचुरी से पहले वर्ल्ड क्या था, यूरोप में क्या क्या चीजें हो रही थी। तो जब वो आप समझोगे क्यों उस पीरियड को डार्क एजेस बोला जाता है, तो जब आप समझोगे वो डार्क एजेस से किस तरीके से फिर रेनेसा हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, एनलाइटमेंट आया, उसके बाद ये सारे जो इवेंट्स हुए ना, इन इवेंट्स ने इन रेवोल्यूशंस लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन, लाइक अमेरिकन रेवोल्यूशन, इनको फ्रक्टिफाई किया। इनके जो सीड्स हैं इन मूवमेंट्स ने फ्रक्टिफाई किए हैं। तो इन मूवमेंट्स को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड बिफोर 18th सेंचुरी। और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फ्यूडलिज्म और चर्च का रोल। तो फ्यूडलिज्म क्या है, फ्यूडलिज्म के फीचर्स क्या हैं, इसके बारे में समझेंगे, एंड चर्च का इवल रोल क्या था इसके बारे में समझेंगे, एंड कैसे ट्रांजिशन आना शुरू हुआ, इन सब पर जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये कुछ आपकी इस तरीके से जो है ये लेक्चर जो है प्रोसीड करेगा। लेकिन प्रोसीड करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू आर स्टक इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन, यू आर कंफ्यूज्ड इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन, यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन, व्हेन टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, व्हेन टू स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन, तो आपके जो भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू योर यूपीएससी प्रिपरेशन, यू कैन फिल योर डाउट्स इन फ्री 1-to-1 मेंटोरशिप फॉर्म, जो आपको डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में पिन हुआ मिल जाएगा। तो उसमें आप अपने सभी डाउट्स फिल कर सकते हैं एंड उन डाउट्स को हमारे क्वालिफाइड मेंटर्स जो है फिर रिजॉल्व करेंगे। तो सिलेबस के बारे में एक बार जान लीजिए, सिलेबस क्या वर्ल्ड हिस्ट्री का। हालांकि इस पर डिटेल डिस्कशन हो चुका है, लेकिन एक बार मैं आपको ओवरव्यू जो है कराना चाहूंगा। तो यूपीएससी के सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, रीडॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। बट इन इवेंट को समझने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वर्ल्ड 18th सेंचुरी से पहले क्या क्या चीजें जो है वहां पर हो रही थी। तो 18th सेंचुरी में वर्ल्ड में क्या हो रहा था, यूरोप में क्या हो रहा था, स्पेसिफिकली हम यूरोप की बात कर रहे हैं। यूरोप में क्या हो रहा था, फ्यूडलिज्म का एंड हो चुका था या एंड हो रहा था। इंग्लैंड में फ्यूडलिज्म जल्दी खत्म हुआ, रेस्ट ऑफ जो यूरोप है वहां पर धीमे धीमे खत्म हुआ। तो पहले इंग्लैंड में फ्यूडलिज्म खत्म हुआ, उसके बाद ये जो स्प्रेड है ये पूरे एंटायर में, पूरे एंटायर यूरोप में जो है स्प्रेड हुआ। तो फ्यूडलिज्म का एंड हो रहा था। 18th सेंचुरी के अराउंड वर्ल्ड में क्या चीजें चल रही थी, तो 18th सेंचुरी के अराउंड जो है आपका वर्ल्ड में फ्यूडलिज्म एंड हो रहा था। इंग्लैंड में एंड हो चुका था, धीमे धीमे करके यूरोप की और कंट्रीज में खत्म हो रहा था। टाउन्स एंड सिटीज के जो नंबर्स हैं इनमें अपटिक आया था, यानी कि बढ़ने लग गया था। इससे पहले क्या स्थिति थी, क्या पहले टाउन्स नहीं हुआ करते थे, क्या पहले सिटीज नहीं हुआ करते थे 18th सेंचुरी से पहले, इस पर भी गौर करेंगे। फिर ट्रेड में इंक्रीज हुआ, 18th सेंचुरी जब आया तो जो ट्रेड है इसमें इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो क्या पहले ट्रेड नहीं होता था, 18th सेंचुरी से पहले ट्रेड नहीं हुआ करता था। देन जो इकोनॉमी है वो आपका मनी बेस्ड इकोनॉमी होने लग गई थी, जो कि 18th सेंचुरी से पहले लैंड बेस्ड इकोनॉमी थी। ठीक है, अगर हम 18th सेंचुरी के पहले के वर्ल्ड को अगर हम देखेंगे, यूरोप की बात करेंगे स्पेसिफिकली, तो उस टाइम जो इकोनॉमी है वो लैंड बेस्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। बट 18th सेंचुरी से ये जो ट्रांजिशन है इकोनॉमी में वो आना शुरू हो गया एंड हम मूव करना कर दिए स्टार्ट फ्रॉम लैंड बेस्ड इकोनॉमी टू मनी बेस्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो लैंड बेस्ड इकोनॉमी क्या था इस पर भी डिस्कशन होगा। देन जो चर्च का पावर था 6th सेंचुरी से लेके 14th to 15th सेंचुरी, ये जो पीरियड है, जो मिडाइवल पीरियड है यूरोप में, इसे डार्क एजेस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, वी हैव फ्यूडलिज्म एंड वी हैव चर्च रोल।
तो 18th सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ तो ये जो चर्च की एक डोमिनेंस बनी थी ओवर दी सेंचुरीज, ये जो डोमिनेंस है, ये जो पावर से था, ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो किस तरीके की पावर थी चर्च की, क्या से था, इस पर डिस्कशन होगा। देन मर्केंटाइल कैपिटलिज्म जो है वो स्टार्ट होना शुरू हुआ। देखिए कैपिटलिज्म की बात करें, दो टाइप की कैपिटलिज्म आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट वी हैव इंडिविजुअल कैपिटलिज्म। तो जो मर्केंटाइल कैपिटलिज्म है, ये कैपिटलिज्म का अर्ली फॉर्म है। आपसे स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में कि व्हाट इज या किसे अर्ली फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म बोला जाता है। आपको 3-4 ऑप्शंस आ जाएंगे, क्योंकि ये जान लीजिए कि जो प्रीलिम्स आने वाला है ओवर द इयर्स, ये जान लीजिए कि जो मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनसे भी अब जो क्वेश्चंस हैं आपको देखने को मिल सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। तो जो अर्ली फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है उसे हम रिफर करते हैं मर्केंटाइल कैपिटलिज्म की तरफ। इसमें होता क्या है, इसमें यह होता था कि एक प्रोडक्ट, ठीक है, कोई ट्रेडर है, ठीक है, सपोज करिए कोई ट्रेडर है, उसने क्या किया कि उसने एक प्रोडक्ट परचेज किया, उसने एक प्रोडक्ट परचेज किया एक लो मार्केट से, यानी कि लो प्राइस या लो मार्केट से, एंड यही सेम प्रोडक्ट इसने क्या कर दिया, इसने सेल कर दिया कहां पर, हाई मार्केट या हाई प्राइस पर। तो अगर मैंने 5 रुपए में कोई प्रोडक्ट खरीदा है, एक प्रोडक्ट मैंने 5 रुपए में खरीदा है, एंड वही सेम प्रोडक्ट में, ठीक है, वही सेम प्रोडक्ट में पॉलिश वगैरह करके ये बोल दूं कि ये तो अमेरिकन प्रोडक्ट है, या तो ये यूएस बेस्ड प्रोडक्ट है, इंग्लैंड प्रोडक्ट है, ऐसा कोई प्रोडक्ट है, किसी भी ऐसा फैंसी नाम ले लूं, और मैंने उसको हाई प्राइस पर बेच दिया, दैट मींस 50 रुपीज और मे बी 100 रुपीज। तो ये 95 या जो 45 रुपीज का मेरे को प्रॉफिट हुआ है, इसे ही मर्केंटाइल कैपिटलिज्म कहा जाता है। तो आप एक प्रोडक्ट परचेज किया at a low price, ठीक है, at a low price of point, and you sell the same product, ठीक है, and you sell the same product at a price much higher than that have you buy. So ये जो प्रॉफिट हो रहा है इसे हम मर्केंटाइल कैपिटलिज्म बोला, इसे हम मर्केंटाइल कैपिटलिज्म कहते हैं। तो इस तरीके की कुछ जो सिनेरियो है, ये जब 18th सेंचुरी स्टार्ट हुआ तब हमें यूरोप में देखने को मिल रहा था। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि 18th सेंचुरी से पहले सिलसिला क्या था, 18th सेंचुरी से पहले सिलसिला क्या था, और इसे डार्क एजेस क्यों बोला जाता है। क्योंकि जब डार्क एजेस है तो कुछ ना कुछ इविल एक्टिविटीज जरूर होंगी, और उसमें दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है, वी हैव फ्यूडलिज्म एंड वी हैव चर्च इविल रोल। क्लियर हुआ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोप में जो मिडिल एजेस है, स्पेसिफिकली आपका 600 एडी से 1500 एडी, इसे आपका कुल मिलाकर मिडाइवल पीरियड बोला जाता है। एंड 14 से 17 सेंचुरी के राउंड जो है, ये जो 3 सेंचुरी है, इसे डार्क एजेस की तरह भी रिफर किया जाता है। इस टाइम क्या सिचुएशन थी कि जो सोसाइटी थी ये बड़ी रिजिड क्लासेस में डिवाइडेड थी। ठीक है, जो सोसाइटी है बड़ी रिजिड क्लासेस में डिवाइडेड थी, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। विद द बाल्कनाइजेशन और विद द डिक्लाइन ऑफ एम्पायर्स लाइक रोमन एम्पायर्स, ग्रीक एम्पायर्स, तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। तो जब भी सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जब सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है तो क्या होता है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। एंड जब भी आपको कोई वैक्यूम यानी कि जगह खाली है तो उसको फिल करने के लिए कई इंस्टीट्यूशंस, कई पावर जो है वो आने लगते हैं। अब क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी थी नहीं, इस वजह से क्या हुआ कि इस वजह से कई सारे इंस्टीट्यूशंस का जो है वो रोल आने लग गया। एंड दैट इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स फ्यूडलिज्म, एंड साथ ही साथ आपका जो चर्च का रोल है वो। साथ ही साथ जो लोग थे वो ज्यादा से ज्यादा विलेजेस में रहा करते थे। ठीक है, रूलर बेस्ड इकोनॉमी हुआ करती थी, बहुत ज्यादा सरप्लस अमाउंट नहीं हुआ करता था, बट हाँ सेल्फ सफिशिएंट हुआ करता था। एंड अब क्योंकि लोग जो हैं वो गांव में ज्यादा रह रहे हैं, रूरल एरियाज में ज्यादा रह रहे हैं, अर्बन एरियाज में ज्यादा नहीं जा रहे हैं, अर्बन एरियाज है ही नहीं, टाउन्स है ही नहीं, तो इससे क्या होगा, इससे अल्टीमेटली आपको ट्रेड में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। जितना ट्रेड बढ़ता है उतना आप देखते हो कि अर्बनाइजेशन होता है। अभी आज की डेट में हम बात करें, जो मेट्रो सिटीज है, जो भारत की मेट्रो सिटीज है, चाहे हम दिल्ली एनसीआर की बात कर लें, हम मुंबई की बात कर लें, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो अर्बनाइजेशन है वो रैपिड हो रहा है। एंड जो सबर्ब्स के पार्ट्स हैं, ठीक है, जो सबर्ब्स के पार्ट हैं उन्हें भी मेट्रो सिटीज में इंक्लूड किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, वहां की इकोनॉमी बढ़ रही है। तो जितनी इकोनॉमी बढ़ेगी, जितनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, उतना लोग अट्रैक्ट होंगे उन एरियाज में। तो जब लोग अट्रैक्ट होंगे तो अल्टीमेटली हम देखेंगे कि जो टाउन्स हैं, जो सिटीज हैं, जो अर्बनाइजेशन है वो अल्टीमेटली होगा। बट ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो अब फ्यूडलिज्म क्या है?
अब फ्यूडलिज्म क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूडलिज्म में जो सोसाइटी है ना उसे इस तरीके से रिजिड क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया था। क्या होता था कि यहां पर जो सेंट्रल अथॉरिटी थी, यहां पर जो सेंट्रल अथॉरिटी थी फ्यूडलिज्म में वो किंग की थी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो इकोनॉमी है 18th सेंचुरी से पहले वो लैंड बेस्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। तो सपोज करिए ये किंग है, किंग के पास ये लैंड है। अब ये किंग क्या करता था कि इन लैंड्स को डिवाइड कर देता था। ठीक है, इन लैंड्स को डिवाइड कर देता था। किन किन में डिवाइड कर देता था? नोबल्स, लॉर्ड्स, फिर उनके बाद नाइट्स, एंड जो लास्ट रहते थे उन्हें पेजेंट्स या सर्फ भी बोला जाता था। ये टर्म्स मेंशन करिएगा, सर्फ ये मेंशन करेंगे तो आपका जो आंसर है वो काफी एनरिच हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है सोसाइटी बटी हुई थी, जहां पर सबसे ऊपर किंग था। किंग के बाद आपको कौन देखने को मिलते थे? किंग के बाद आपको नोबल्स या लॉर्ड्स देखने को मिलते थे, फिर उनके नीचे नाइट्स देखने को मिलते थे, एंड बिल्कुल लोअर स्ट्रैटा में, बिल्कुल लोअर स्ट्रैटा में वी हैव पेजेंट्स या जिन्हें हम सर्फ्स कहते थे। अब फ्यूड का मतलब क्या होता है, या फ्यूडलिज्म का मतलब क्या होता है? फ्यूडलिज्म का मतलब होता है कंडीशनल ओनरशिप ऑफ लैंड। फ्यूडलिज्म का मतलब होता है कंडीशनल ओनरशिप ऑफ लैंड। अब आप कहेंगे कंडीशनल ओनरशिप ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है? या तो लैंड है आपका या तो आपका लैंड नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं कि किंग के पास लैंड, अब इतना ज्यादा लैंड है, गवर्न करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से किंग क्या करता है, इन लैंड्स को डिवाइड कर देता है। कंडीशनल ओनरशिप क्यों दी गई? सपोज करिए आज की डेट में आप एनसीआर में फ्लैट परचेज कर रहे हैं, आपने पैसे दे दिए, वो फ्लैट आपका हो गया। ऐसा यहां पर नहीं हुआ करता था। किंग क्या करता था? किंग जो है वो फ्यूडल लॉर्ड्स को या लॉर्ड्स को जो है लैंड दे देता था। सपोज करिए ए लैंड है, ये फ्यूडल लॉर्ड्स को दे दिया गया। ठीक है, ये फ्यूडल लॉर्ड को दे दिया गया। अब फ्यूडल लॉर्ड इन रिटर्न मिलिट्री सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेगा किंग्स को, किंग को। ठीक है, मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो जब तक ये जो फ्यूडल लॉर्ड है ये सर्विसेज प्रोवाइड करता रहेगा किंग को, तब तक ये जो ए लैंड है या जो इस इंटायर एक्स लैंड का ए पोर्शन जो है वो इस लॉर्ड के पास रहेगा। जिस दिन द मोमेंट ये जो फ्यूडल लॉर्ड है इसने ये सर्विसेज प्रोवाइड बंद कर दिया, या किसी कंडीशन या किसी प्रॉब्लम के चलते ये जो सर्विसेज है ये नहीं प्रोवाइड कर पाएगा लैंड का, तो किंग क्या करेगा? किंग फट से इस ए पोर्शन के लैंड को इस फ्यूडल लॉर्ड से लेकर किसी दूसरे फ्यूडल लॉर्ड को दे देगा, किसी दूसरे फ्यूडल लॉर्ड को दे देगा। दैट मींस कि जो ओनरशिप है लैंड की वो कंडीशनल है। ये आपकी ऐसा नहीं कि अगर किंग ने डिवाइड कर दिया है, किंग ने आपको दे दिया है, रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो ये लैंड आपका ही हो गया। जैसे किंग, नोबल्स, ठीक है, नोबल्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अब क्योंकि नोबल्स हैं, अब ये क्या करते हैं, जो नोबल्स हैं ये फर्दर डिवाइड कर देते हैं लैंड को। किसको दे देते हैं? ये नाइट्स को लैंड, ये नाइट्स को जो है लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नाइट जो है कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर जो पेजेंट्स और सर्व्स होते हैं इनको लैंड नहीं दिया जाता, इनको बोला जाता है कि भाई आपको इस पर वर्क करना है। ठीक है, आपको इसको वर्क करना है। तो इस तरीके से जो है ये सर्विसेज, ये जो किंग है ये लैंड प्रोवाइड कर रहा है और ये सर्विसेज प्रोवाइड करें नोबल लॉर्ड्स किंग को, फिर जो नाइट्स हैं ये आपका नोबल लॉर्ड्स को, एंड देन आपके जो सर्फ हैं ये आपके नाइट्स को, जो भी इनके कंडीशंस है फुलफिल कर रहे हैं। तो ये बड़ी ही रिजिड सोसाइटी है और इसमें जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं, स्पेशली पेजेंट सर्व्स, इन पर काफी ज्यादा, इनकी जो लाइफ रहती थी वो काफी ज्यादा खराब रहती थी। एंड ये बड़ी ही स्ट्रिक्ट हायरार्की थी। अगर किंग को, सपोज करिए किंग है, किंग ने लैंड जो है अपना डिस्ट्रीब्यूट किया है या आपका कंडीशनल ओनरशिप दी है लॉर्ड्स को, फ्यूडल लॉर्ड्स को, और अगर किंग को नाइट्स से कुछ काम कराना है तो डायरेक्टली जो है किंग नाइट से अपना काम नहीं करवा सकता, उसको फ्यूडल लॉर्ड्स को बोलना होगा, लॉर्ड्स को बोलना होगा, तब जाके जो लॉर्ड्स हैं नाइट्स की बात रखेंगे। तो इस वजह से एक रिजिड सोसाइटी थी। रिजिड सोसाइटी के साथ साथ एक फिक्स हायरार्की थी, जहां पर आप देख रहे हो कि जो मोबिलाइजेशन है, जो मोबिलाइजेशन है ना, जो मोबिलाइजेशन है ये बहुत कम था या बिल्कुल था ही नहीं, मोबिलाइजेशन नहीं हुआ करता था। एंड ये जो पेजेंट्स हैं ये क्या करते थे, ये यहाँ पर फार्मिंग करते थे, फूड्स एंड सर्विसेज जो है फिर इस तरीके से ये प्रोवाइड करते थे नाइट्स को। फिर नाइट्स जो है वो लॉर्ड्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, एंड जो लॉर्ड्स हैं वो आपके किंग को जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। तो किंग ने जो लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया कंडीशनल ओनरशिप पर, फिर फर्दर जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं इन्होंने नाइट्स को जो है वो लैंड ऑफर किया है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सर्विसेज। वो सर्विसेज जब तक आ रही हैं तब तक ये जो ओनरशिप है लैंड की, जो ओनरशिप है ये नाइट्स के पास रहेगी।
तो ये इतनी स्ट्रिक्ट हायरार्की, ठीक है, इतनी स्ट्रिक्ट हायरार्की, रिजिड हायरार्की, सोशल मोबिलाइजेशन है नहीं, एंड जो सोसाइटी की जो लोअर स्ट्रेटा थे इनके साथ क्या किया जाता था, इनके साथ या जो इनकी लाइफ थी बहुत ज्यादा टफ थी। तो ये कुल मिला के आपका फ्यूडलिज्म का मतलब होता है। सवाल अब ये आता है कि फ्यूडलिज्म डेवलप क्यों हुआ। अच्छा, इससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन, आप क्या करिएगा कि अगर आपको मेरे टेलीग्राम ये पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम, और ये आपको देखने को मिल रहा है ऋषभ_knowledge_RS लाइफ। क्लियर हो गया? यहां पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि फ्यूडलिज्म डेवलप क्यों हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्यूडलिज्म क्या होता है तो मैंने आपको बता दिया, बट फ्यूडलिज्म डेवलप्ड क्यों हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि वेस्टर्न यूरोप में 6th सेंचुरी के बाद से क्या हुआ कि कई सारे जो इंपॉर्टेंट एम्पायर्स थे, वेस्ट रोमन एम्पायर हो गया, ग्रीक एम्पायर्स हो गया, ये टूट गए। जब ये टूट गए तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी नहीं। जब सेंट्रल अथॉरिटी थी नहीं तो जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो चर्च हैं, ये अपने में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए। जब ये अपने में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए तो ये अपने टर्म्स जो है डिक्टेट करना स्टार्ट कर दिए। तो बिकॉज देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी, दैट्स व्हाई हमने देखा कि फ्यूडलिज्म के जो सीड्स हैं ये फ्रक्टिफाई हो गए। देन कंटिन्यूसली क्या होता था कि इन्वेजन, ठीक है, इन्वेजन के थ्रेट्स रहते थे। तो जो किंग रहता था, अब क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी है नहीं, ठीक है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी है नहीं, तो किंग को कंटिन्यूसली थ्रेट रहता था या डर रहता था कि बाहर से एक्सटर्नल इन्वेजन्स ना हो जाए। तो इस वजह से किंग को मिलिट्री सर्विसेज रिक्वायर्ड रहता था। तो मिलिट्री सर्विसेज के लिए वो क्या करता था, किंग क्या करता था कि लैंड को क्या करता था, लैंड की कंडीशनल ओनरशिप प्रोवाइड कर देता था फ्यूडल लॉर्ड्स को। और फ्यूडल लॉर्ड्स फिर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए क्योंकि किंग की भी अपनी रिक्वायरमेंट्स थी कि भाई उसे मिलिट्री सर्विसेज चाहिए। मिलिट्री सर्विसेज कैसे मिलेगी, जब वो जो लैंड है उसकी कंडीशनल ओनरशिप देगा। तो बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट थ्रेट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेजन्स, लोकलाइज्ड डिफेंस का जो रिक्वायरमेंट था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था किंग के लिए। दैट्स वाई किंग ने फ्यूडल लॉर्ड्स को लैंड दिए कि भाई आप इन रिटर्न मुझे मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करो सो दैट मैं अपने किंगडम को प्रोटेक्ट कर सकूं फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वेजन। देन जब क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी थी नहीं, तो जब सेंट्रल अथॉरिटी कोलैप्स हुई तो जो ट्रेड और सेंट्रलाइज सिस्टम हुआ करते थे ये वीक हो गए। ठीक है, ये वीक हो गए। तो जब कोई ट्रेड नहीं है, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, जब ये वीक हो गए तो लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए कुछ तो करेंगे ना। तो अपनी लाइवलीहुड के लिए ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं या जो फ्यूडलिज्म है ये जो है राइज करने लगे। एंड इसी वजह से आपने देखा कि लैंड बेस्ड इकोनॉमी हो गई थी क्योंकि कोई प्रॉपर सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो वीक हो चुका था क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी नहीं। फिर चर्च का रोल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि चर्च तो चाहता ही था कि जो किंग की पावर है ये कैसे ना कैसे करके चर्च से कम रहे। तो चर्च का ये प्लान था कि किंग की अथॉरिटी को अगर उसे रिड्यूस करना है तो डेफिनेटली उसे फ्यूडल लॉर्ड या फ्यूडलिज्म को जो है एग्रीगेट करना होगा। तब जाकर किंग के अराउंड जो है एक मल्टीपल पावर सिस्टम बना रहेगा। जब मल्टीपल पावर सिस्टम रहेगा तो कोई एक स्ट्रांग नहीं हो सकता है। तो चर्च का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। एंड देन एग्रीकल्चर एडवांसेस भी हो रहे थे, एग्रीकल्चर इनोवेशन भी हो रहे थे। तो इस वजह से जो किंग हैं, जो और फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, उनका जो ध्यान था वो आपका लैंड बेस्ड या लैंड पर जाने लग गया। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर इनोवेशन होना स्टार्ट हो चुके थे, स्पेशली आफ्टर 10th सेंचुरी के राउंड। तो आप इसी तरीके से 5-6 पॉइंट्स लिख दोगे कि भाई ऐसी क्या कंडीशंस बनी 18th सेंचुरी से पहले कि फ्यूडलिज्म डेवलप्ड हुआ। तो ये 6-7 पॉइंट्स अगर आप लिख दोगे ना तो आपका आंसर बड़ा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसे नहीं आएगा एक सिंपल क्वेश्चन कि 18th सेंचुरी में फ्यूडलिज्म डेवलप क्यों हुआ, वो कोई पार्ट में आएगा। ठीक है, फ्यूडलिज्म से अगर, हालांकि अभी फ्यूडलिज्म आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट आपको समझने के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री कि 18th सेंचुरी के इवेंट्स में क्या क्या हुए या क्यों क्यों इवेंट्स हुए, उनको ये सारी चीजें आपको समझना होगा। तभी तो आप समझोगे ना कि जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं वो परेशान हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, जो लैंड की ओनरशिप है वो कंडीशन के बेसिस पर है, किंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, लॉजिक की बात नहीं हो रही। भी मैं चर्च के रोल पर आऊंगा, लॉजिक की बात नहीं हो रही, डिबेट हो नहीं रहा है। ठीक है, सिर्फ रिलीजन, फ्यूडल लॉर्ड्स। तो इससे क्या होगा, इससे डार्क एज रहेगा। और डार्क एज निकलने के लिए जो है फिर आप देखोगे कि इस तरह के मूवमेंट्स, इस तरीके के इनिशिएटिव जो स्टार्ट हुए। तो ये कुछ 4-5 कंडीशंस हैं जिनकी वजह से आपका जो फ्यूडलिज्म है ये डेवलप्ड हुआ इन दी वेस्टर्न यूरोप। नाउ अब फीचर्स क्या क्या है मैं आपको बता चुका हूं कि जो इकोनॉमी है वो आपकी विलेज बेस्ड हुआ करती थी, जो विलेजेस थे वो सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे। लैंड जो है वो मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी या मेन सोर्स ऑफ पावर हुआ करता था। इस वजह से जो फ्यूडल लॉर्ड थे वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे क्योंकि इनके पास लैंड थी।
ठीक है, और ये सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे किंग्स। तो जब जिसके पास ज्यादा, जितना जिसके पास लैंड है उसकी पावर उतनी ही ज्यादा है। क्लियर हो गया। देन क्योंकि लोग जो है मोस्टली रूरल एरियाज में रहते थे, तो टाउन, सिटीज, ट्रेड ये डेवलप हो नहीं रहे थे। तो इस अराउंड जो है, या जो फीचर्स, जो फ्यूडलिज्म की बात करें तो यहां पे आपको टाउन्स और ट्रेड दोनों ही बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ जो फ्यूडल सोसाइटी थी वो काफी ज्यादा रिजिड थी, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। ठीक है, वो काफी ज्यादा रिजिड थी, ये आप फिगर में देख सकते हो, काफी ज्यादा रिजिड थी। बहुत ये जो सोशल मोबिलाइजेशन ये हुआ नहीं करता था, एंड जो लोअर स्ट्रेटा पे सोसाइटी के लोग थे उन पर उनकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा खराब हुआ करती थी। देन कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। ठीक है, कोई किंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। इसी वजह से आप देखोगे कि 18th सेंचुरी में जो है ये आपका एब्सोल्यूट मोनार्की की तरफ यूरोप गया। एब्सोल्यूट मोनार्की की तरफ क्यों गया? क्योंकि इससे पहले जो किंग थे इनकी पावर सेंट्रलाइज्ड नहीं थी। आपका चर्च का रोल था, आपका यहां पर फ्यूडल लॉर्ड्स थे, ये ऐसे लोग थे जो इक्वलाइज्ड थे, और कई कई कंडीशंस में तो किंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग चर्च हो गया था। एंड जो सोसाइटी रिजिड क्लासेस में डिवाइडेड थी विद नो सोशल हायरार्की और सोशल मोबिलाइजेशन। सो ये फ्यूडलिज्म हो गया। तो हमने फ्यूडलिज्म में क्या क्या देखा कि फ्यूडलिज्म होता क्या है, फ्यूडलिज्म डेवलप्ड क्यों हुआ, एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फ्यूडलिज्म। अब वर्ल्ड बिफोर 18th सेंचुरी में डार्क एजेस से क्यों कहा जाता है, एक इंस्टीट्यूशन के बारे में हमने समझ लिया, दैट इज फ्यूडलिज्म। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इज द चर्च। चर्च जो है इक्वली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था अराउंड आपका मिडाइवल यूरोप में, या जो मिडिल एजेस है यूरोप में, अलोंग विद द फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडलिज्म के साथ साथ आपका चर्च एज एन इंस्टीट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करता था। 6th सेंचुरी के अराउंड जो है, जब जो रूलर्स हैं यूरोप के, जब उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया, तो जो पोप थे इन्हें हेड ऑफ द चर्च बनाया गया था। तो इनिशियली क्या था कि जो मॉन्क्स थे उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो पीपल, जो लोग हैं, उनकी जो लाइफ है, उनके जो इश्यूज हैं उन्हें रिसॉल्व किया जाए, लोगों में मोरालिटी जो है वो इंडक्ट किया जाए, वेलफेयर की तरफ बात की जाए। लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे किंग की पावर, जैसे जैसे सेंट्रल अथॉरिटी डिक्लाइन होती चली गई, फ्यूडल लॉर्ड्स का राइज होना शुरू हो गया। इस तरीके से जो मॉन्क्स थे, जो मोनेस्ट्रीज में रहते थे, यहां पर करप्शन आना शुरू हो गया। जब चर्च में ही करप्शन आ गया था, ठीक है, चर्च में ही जब करप्शन आ गया, मोनेस्ट्रीज में ही जब करप्शन आना शुरू हो गया था, तो हमने ये देखा कि जो ऑब्जेक्टिव था वो कहीं ना कहीं कोलैप्स होना शुरू हो चुका था। और एक और आप इसको आप मेंशन कर सकते हो, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट क्राफ्ट, दैट इज ताओ ती चिंग, जो कि आपकी चाइनीज मैनुअल है स्टेट क्राफ्ट की। चर्च किस तरीके से गवर्न करता था, उनका ऑब्जेक्टिव यह था कि जो लोग हैं, ठीक है, जो लोग हैं इनको एनलाइटन नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जो स्टेट है, ये नॉलेज, जितने लोगों में नॉलेज रहेगी, जितना लोगों के अंदर लॉजिक रहेगा, जितना लोगों के अंदर रीजनिंग पावर रहेगी, उतना ही मुश्किल होता है ऐसे लोगों को गवर्न करना स्टेट के लिए। और वहीं अगर एक आम जनता, जहां पर बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, जहां पर उनके पास लॉजिक नहीं है, जहां पर वो एनलाइटेंड नहीं है, जहां पर रीजनिंग पावर नहीं है, वहां पर स्टेट जो है अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश कर सकता है, जो उसे लगता है वो सही लगेगा, क्योंकि वहां पर कोई भी एज सच जो लोकल पॉपुलेशन है वहां से कोई हिंड्रेंस नहीं आएगा। तो ये जो ताओ टीचिंग स्टेट क्राफ्ट है, चैनल मैन्यूज जो स्टेट क्राफ्ट है, ये बिल्कुल चर्च जो है बिल्कुल इसी फंडामेंटल पर जो है वो कहीं ना कहीं वर्क करता था, बिल्कुल इसी फंडामेंटल पे। और चर्च के रोल को, या इस दौरान मिडिल एजेस में या जो डार्क एजेस है उसमें चर्च ईवल क्यों बोला जाता था? क्योंकि जो एक्टिविटीज कर रहे थे, जैसे कि जो भाई चर्च की पोस्ट थी, ये आप मनी के थ्रू आपका फिक्स कर सकते थे। देन हर रिचुअल में मनी इन्वॉल्व होने लग गया था, हर रिचुअल में क्या होने लग गया था? मनी इन्वॉल्व होने लग गया था। अगर आपने कोई क्राइम किया है, कोई सिन किया है, तो आप अपने, पहले क्या हुआ करता था कि आपने अगर कुछ क्राइम कर दिया है, आपको लगता है कि यू हैव कमिटेड अ सिन, तो आपका एक रिचुअल रहता था प्रॉपर, आपको एक पद्धति के थ्रू जो है, प्रोसेस के थ्रू जो है, यू हैव टू रिमूव दैट सिन। बट चर्च मिडिल डार्क एजेस में क्या होने लग गया था कि जो चर्च है वो लेटर्स ऑफ इंटेलिजेंस इशू करने लग गया था कि ये भाई आप पैसा दो और चर्च जो है वो लेटर्स ऑफ इंटेलिजेंस इशू कर देगा, और इससे क्या होगा कि आपने जो भी सिन किए हैं, आपने जो भी क्राइम किए हैं, वो माफ हो जाए, वो माफ कर दिया जाएगा। गॉड जो है, भगवान जो है, उसे माफ कर देगा।
तो इस वजह से क्या होने लग गया कि लोग एडवांस में लेटर्स ऑफ इंटेलिजेंस परचेस करने लग गए थे कि भाई हमको तो सिन करना ही है, तो जब सिन करने के बाद हमें लेटर्स ऑफ इंटेलिजेंस खरीदना ही है तो हम क्या करते हैं, हम पहले ही परचेस कर लेते हैं, और जब हम पहले ही परचेस कर लेंगे तो हमारा सिन ऑटोमेटिकली ही जो है वो माफ कर दिया जाएगा, भगवान उसे माफ कर देगा। तो इस तरीके की करप्ट प्रैक्टिसेस जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। फिर चर्च के पास ह्यूज प्रॉपर्टी थी। अब अगर आप देखोगे एक सोसाइटी है, ठीक है, ये सोसाइटी है, यहां पर जो लोअर स्टेटा के लोग हैं, यहां पर इनके पास कोई लैंड नहीं है, ठीक है, इनके पास कोई लैंड नहीं है, ये यहां पर फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, इनके पास कोई लैंड नहीं है। वहीं अगर हम बात करें चर्च के पास ह्यूज लैंड थे, ठीक है, चर्च के पास क्या था कि चर्च के पास ह्यूज प्रॉपर्टी थी, ह्यूज लैंड थी। फिर जो लॉजिक था, जो साइंस था, वो बिल्कुल उसको जो है बिल्कुल भी इनकरेज नहीं किया जाता था, ठीक है, उसे बिल्कुल भी इनकरेज नहीं किया जाता था। इस वजह से आप देखोगे कि ये जो लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस इशू होने लग गए थे, जो लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस इशू होने लग गए थे, तो इस पे जब कोई क्वेश्चन करता था, अरे भाई ऐसे क्या है कि पैसे देके, अगर चर्च पैसे लेके लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस इशू कर रहा है और इसे जो परचेस कर रहा है उसके जो क्राइम है, जो उसके जो सिन है वो माफ हो जाएंगे, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। और जब भी इस तरह के जो एक्टिविटीज, जो चर्च की एक्टिविटीज हुआ करती थी, जब इस पे क्वेश्चन करते थे ऑथर्स हो गए या जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग थे या जो भी पढ़े लिखे उस टाइम जो लिमिटेड लोग थे या जिनके पास रीजनिंग पावर थी, उनको क्या करता था, उनको मार दिया जाता था, उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, उनकी बॉडीज को बर्न कर दिया जाता था। दैट मीन्स कि लॉजिक, साइंस, इसको बिल्कुल भी इंकरेज नहीं किया जाता था। जो चर्च कह रहा है वो आपको मानना है, इसमें कोई आपको लॉजिक लग रहा है, नहीं लग रहा है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। देन विचेस हो गए, सुपरस्टिशन हो गए, मैजिक हो गए, इन सब पर लोगों को बिलीव करवाया जाता था। जब आप कुछ इस तरीके की इल एक्टिविटीज को प्रोवोक करोगे तभी तो जो है चर्च की जो सुपीरियरिटी है वो स्टैब्लिश हो सकेगी, कि लोग चर्च के पास आएंगे। अच्छा, विचेस, सुपरस्टिशन, मैजिक, ये सबसे आपको अगर रिलीफ पाना है तो देन चर्च के पास इन सब चीजों के सोल्यूशन है, ठीक है। इस तरीके की सुपरस्टिशन को जो है वो प्रोवोक किया, वो जो है इनकरेज किया जाता था। एंड मैंने आपसे बताया कि कोई भी इन सब चीजों पर, गॉड पर, रिलीजन पर, फिजिकल फिनोमेना पर अगर कोई भी क्वेश्चन किया जाता था तो ऑटोमेटिकली क्या होता था, तो उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। बट टाइम का एक सिंपल सा फंडा है भाई, टाइम चेंज होता है। अगर आपका आज खराब टाइम है, डेफिनेटली ये टाइम चेंज होगा एंड आपके गुड टाइम या अच्छा टाइम आएगा। इसी तरीके से अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो वो भी चेंज होगा एंड आपकी लाइफ में खराब समय या बुरा टाइम भी आएगा। तो ये साइकिल चलती रहती है। इस वजह से आपको बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है जब आपका टाइम अच्छा चल रहा है, एंड आपको बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होना है जब आपका खराब टाइम चल रहा है। धीमे धीमे क्या हुआ कि किंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हुआ। चर्च का जो रोल था, चर्च की जो डोमिनेंस थी, ये धीमे धीमे जो चर्च की डोमिनेंस थी ये किंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हुआ। भाई किंग का कभी तो खून खौलेगा, किंग का भी खून खौला, उसे लगा यार मैं किंग हूं, मेरी तो कोई पावर ही नहीं यार, यहाँ पे तो फ्यूडल लॉर्ड्स आ गए, यहाँ पे तो चर्च जो है ये इस तरीके से मनी ले रहा है पोस्ट के लिए, प्रॉपर्टीज जो है वो इस तरीके से कंट्रोल करके रखा है। तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आया। तो इस यहां से शुरू होता है कॉन्फ्लिक्ट विद किंग, कॉन्फ्लिक्ट विद किंग। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है, दैट इज थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स, ठीक है, थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स। अब इसमें क्या होता है, जो चर्च के सपोर्टर्स हैं एंड एक तरफ किंग के सपोर्टर हैं। जो चर्च के सपोर्टर है वो ये कहते हैं कि गॉड ने, भगवान ने दो स्वॉर्ड्स यानी कि दो तलवारें बनाई हैं। एक तलवार फिजिकल वर्ल्ड है, या एक फिजिकल वर्ल्ड के लिए एंड दूसरी आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए, ठीक है। और ये दोनों स्वॉर्ड जो हैं भगवान ने या गॉड ने किसको दी है, ये चर्च को दी है। अब चर्च जो है स्पिरिचुअलिटी या जो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड है ये अपने पास रखता है, जो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड है वो अपने पास रखता है एंड फिजिकल स्वॉर्ड जो है वो किंग को देता है। दैट मींस क्योंकि दोनों स्वॉर्ड्स जो हैं, जो दोनों स्वॉर्ड्स हैं या जो दोनों तलवारें हैं ये भगवान ने चर्च को दी है, और चर्च जो है फिर वो अपने हिसाब से फिजिकल स्वॉर्ड जो है वो किंग को दे रहा है। दैट मींस कि जो किंग है ये चर्च से ऊपर नहीं है, ठीक है। ये थ्योरी थी चर्च के सपोर्टर्स की। वहीं अगर हम किंग के सपोर्टर्स की बात करें तो किंग के सपोर्टर्स ये कहते थे कि भगवान ने डेफिनेटली दो स्वॉर्ड्स बनाई हैं, वन वी हैव फिजिकल स्वॉर्ड, दिस अदर वन इज स्पिरिचुअल स्वॉर्ड, बट दोनों को इक्वली डिवाइड किया हुआ है। किंग के पास फिजिकल स्वॉर्ड दी है एंड स्पिरिचुअल जो स्वॉर्ड है वो चर्च के पास दी है। दैट मींस कि दोनों इक्वल हैं, और ऐसा नहीं है, और दोनों इक्वल हैं। एंड जब भी अगर फिजिकल स्वॉर्ड की बात आएगी
तो जो चर्च है वो किंग से कंसल्ट करेगा, वहीं अगर कुछ स्पिरिचुअल इश्यूज आ रहे हैं तो जो किंग है वो चर्च से इशू करेगा या चर्च से जो है डिस्कशन करेगा। तो इसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, दोनों इक्वल हैं। बट जो चर्च के सपोर्टर थे वो ये कहते थे कि भाई क्योंकि दोनों ही स्वॉर्ड्स जो है वो चर्च, दोनों ही स्वॉर्ड जो चर्च को दी गई है, दैट मींस कि जो किंग है वो चर्च के नीचे है। किंग की जो चर्च की अथॉरिटी है वो सुप्रीम है, उसके बाद जो है किंग की पावर आती है। एंड यहां से जो है किंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हुआ, थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स आई। एंड फिर हमने देखा कि ट्रांजिशन धीमे धीमे आना शुरू हो गया, लोगों के अंदर जो है लॉजिक आना शुरू हो गया कि भगवान ऐसे नहीं कह सकते, चर्च जो कह रहा है ऐसा नहीं है कि भगवान भी यही कह रहे हैं। इस तरीके से जो है चीजें बदलने लग गई, ट्रांजिशन आने लग गया। सो 18th सेंचुरी आते आते, अब 18th सेंचुरी जब करीब आ रहा है तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये चल रहा है, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टू स्वॉर्ड्स या जो थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स, किंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। धीमे धीमे लोगों के अंदर चेंजेस आने लग गए कि यार इस तरीके से जो चर्च कह रहा है कि भगवान रिलीजन ऐसे कहते हैं, ऐसा तो नहीं चलता है। तो लोगों में कहीं ना कहीं सेंस ऑफ लॉजिक, सेंस ऑफ रीजनिंग पावर, ये चीजें डेवलप होने लग गई। किंग को भी समझ में आया कि नहीं यार, किंग को भी अपनी अथॉरिटी संभालनी है। देन ट्रांजिशन का फेज हम देखते हैं, ट्रेड इमर्ज होने लग गया, टाउन्स एंड सिटीज बनने लग गई, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ने लग गई। देन जो मर्चेंट्स हैं, जो क्राफ्टमैन्स हैं, ये जो हैं ये बढ़ने लग गए एंड ये टाउन्स में जाना शुरू कर दिए। ठीक है, टाउन्स में जाना शुरू कर दिए। तो इससे क्या हुआ कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स की अथॉरिटी थी ये कम होने लग गई। फिर जो मर्चेंट क्लास है इनका राइज होने लग गया, साथ ही साथ इनका इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लग गया, और एक नेक्सस बनने लग गया था किंग और मर्चेंट का, क्योंकि दोनों को ही पावर चाहिए था। एंड यहां से हमने देखा कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं और जो चर्च है इनके रोल में कहीं ना कहीं डिक्लाइन होना शुरू होता है। एंड इन ट्रांजिशन के साथ फिर हम देखते हैं कि आपको रेनेसा देखने को मिलता है, आपको रिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, आपको साइंटिफिक रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, और आपको एनलाइटमेंट देखने को मिलता है। तो ये जो 4 इनिशिएटिव या जो 4 मूवमेंट्स हुए, उनके पीछे रीजन था आपका चर्च का रोल एंड जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे या जो फ्यूडलिज्म एज एन इंस्टीट्यूशन था। तो क्लियर हो गया, ये सारी चीजें आपकी वर्ल्ड बिफोर 18th सेंचुरी में थी। ये पहला लेक्चर है इसमें। अब जो सेकंड लेक्चर होगा वर्ल्ड बिफोर 18th सेंचुरी में, उसमें हम ये चारों जो एस्पेक्ट्स हैं इसे डिस्कस कर लेंगे। एंड फिर नेक्स्ट से आपका अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा ना कि अच्छा, लोगों की कंडीशन ऐसी थी, इस वजह से रेवोल्यूशन हुआ। भाई रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड समझने के लिए आपको ये सारी चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो ये था पूरा लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर आपका फ्यूडलिज्म और चर्च के रोल पर। इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मिल जाएगी, मैं आपको बता चुका हूं, ऋषभ_knowledge_rs लाइव, ये आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, कमेंट जरूर से करिएगा, शेयर जरूर से करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, उतना ही हमें मोटिवेशन आएगी और हम इस तरीके से फ्री इनिशिएटिव जो है आपके लिए लाते रहेंगे। तो विद दिस नोट वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।